आप जो भी पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ मौखिक रूप से बोल करके पढ़ लेते हैं या उसका कोई नोट्स भी बनाते हैं ताकि आपके पास एक डॉक्यूमेंट रहे रिवीजन करने के लिए? ऑब्वियस है आप नोट्स ज़रूर बनाते होंगे। सेम इसी तरह से यूनिवर्सिटी को अगर आपका नॉलेज चेक करना होता, आयोग को आपका नॉलेज चेक करना होता, तो वो मौखिक एग्जाम भी ले सकता था, लेकिन वो रिटन एग्जाम्स भी लेते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, ये लिंक इससे रिलेटेड है आज का क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है सीपीसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नोट डाउन कराऊंगी, उसके बाद लीगल लैंग्वेज और अपनी लैंग्वेज में वाद और धाराओं के थ्रू आपको इस क्वेश्चन का आंसर डील करूंगी, और साथ ही साथ कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी जिसको याद करके आप पूरा आंसर फॉर्मेट करके लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस ऑडियो क्लास को ध्यान से सुनिएगा, वो भी बिना स्किप किए, तो ही आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक के बारे में। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लीडिंग? अभिवचन का अर्थ क्या है? व्हाट आर द फंडामेंटल रूट्स ऑफ प्लीडिंग? अभिवचन के आधारभूत नियम क्या है? अभिवचनों में संशोधन से आप क्या समझते हैं और इसके सिद्धांत बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग एंड स्टेट्स इट्स प्रिंसिपल्स? तो बेसिकली प्लीडिंग यानी अभिवचन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसका आंसर इस 15 मिनट की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस टर्मिनोलॉजी को समझना है कि प्लीडिंग होता क्या है, और टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हमें सीपीसी के धाराओं या आदेश में जाना होगा। तो सीपीसी के आदेश 6 में जाइएगा जब आप, तो वहाँ पर अभिवचन या प्लीडिंग का उल्लेख किया गया है। पहले मैं आपको लीगल लैंग्वेज में पढ़ के बताती हूँ, फिर आपको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो ये जो नियम 1 है उसमें अभिवचन की परिभाषा दी गई और कहा गया कि अभिवचन से वाद पत्र के लिखित कथन अभिप्रेत हैं। और 2 प्रकार के अभिवचन होते हैं, वाद पत्र और लिखित कथन, जिसे जवाबदेही या बयान तहरीरी भी कहा जाता है। लगा ना थोड़ा टफ? क्योंकि लीगल लैंग्वेज है इसलिए थोड़ा तो टफ लगेगा ही। तो बेसिकली ये जो अभिवचन या प्लीडिंग है ना, ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रेजेंटेड बाय लॉ सूट होता है, और पार्टीज जो है उसको प्रेजेंट करती है, जिसमें वो लिखित कथन देती है। जो अपना वाद होता है ना, वाद में पार्टी द्वारा प्रस्तुत जो भी चीज़ें होती हैं वो लिखित रूप से की जाती हैं। तो जो वाद पत्र होता है और जो लिखित कथन होता है वो सब क्या है? प्लीडिंग है। ओके। तो यहाँ पर इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप जो पढ़ते हैं उसका नोट्स भी बनाते हैं या यूनिवर्सिटी आपको लिखित, क्योंकि हर चीज़ की ना लिखित चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए जो प्लीडिंग है, अभिवचन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीपीसी में वाद दायर करने में, क्योंकि ये क्या है? बैकबोन ऑफ द केस है। केस का जो पूरा किस लाइन में केस चलेगा वो फ्लो किससे मिलता है? इस प्लीडिंग से मिलता है, यानी अभिवचन से मिलता है। वही आपका बताता है पार्टी को कि आपकी पोजीशन क्या है। इसीलिए प्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें आदेश कौन सा है? आदेश 6 है। अब फिर थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज की तरफ चलते हैं कि वह लेख जिसके द्वारा वादी अपना मामला अदालत के सामने पेश करता है और उस कही हुई बातों के आधार पर उसकी सहायता की याचना करता है, वाद पत्र यानी प्लेंट, अर्जी, दावा और या अर्जी नालिश कहा जाता है। यानी वास्तव में ये एक निवेदन है, जो पक्ष जो होता है ना वह पक्ष निवेदन है। तो इंग्लैंड के स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स के को देखते हैं तो इसका उद्देश्य उन आधारों को व्यक्त करना है जिस पे वादी अपने दावे का समर्थन करता है कि उसने ये दावा किया है और उन दावों के बदले में अदालत से ये रिलीफ यानी कि अनुतोष की मांग की है। और ये एक लेआउट की तरह वो लिखित कथन के रूप में वादी जो है वो प्रतिवादी की तरफ से प्रतिवादी के लिए वाद पत्र न्यायालय में देता है। तो अभिवचन क्या है? सबसे पहले लिखित कथन है। दूसरा किसका है? पक्षकारी का यानी वादी का लिखित कथन है। कहाँ सौंपा जाता है? न्यायालय में सौंपा जाता है। और इसमें क्या होते हैं? सारे तथ्यों का सार होता है, तथ्यों का सारवान वर्णन होता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है अभिवचन का? अभिवचन का उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है पक्षकारों को निश्चित इश्यू तक सीमित रखना, उनके खर्च को और विलंब को कम करना। क्योंकि बार बार वो एक ही बात बार बार बताएंगे तो उनका टाइम भी वेस्ट होगा, उनका खर्चा भी बढ़ेगा, बार बार कोर्ट आके वही चीज़ सबको बताना, और केस जो है वो लेट भी होगा। इसीलिए ये एक परिसाक्ष्य के तौर पे ये ज़रूरी होता है कि पक्षकारों में जो भी मतभेद है, जो भी भिन्नता है, किस किस टॉपिक पे, इसमें पक्षकार और दोनों पार्टी जो है वो अपने सतर्क हो जाए। और क्योंकि ये ऐसे ऐसे चीज़ें जो है वो लिखाई गई हैं तो इससे पता चल जाता है कि दोनों पक्षकारों के बीच में वास्तविक विवाद किस मामले में है और विवाद का क्षेत्र कहाँ है, उस क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है और किस बिंदु पर विरोध हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या है? प्लीडिंग एक मुद्दे का जो सेंटर होता है ना वो बताता है।
और इससे पक्षकारों के खर्चे कम होते हैं, पक्षकारों के बीच मतभेद की संभावना कम हो जाती है, केस को एक ट्रैक मिल जाता है, विवाद का क्षेत्र सीमित हो जाता है, भटकता नहीं है केस, और वास्तविक विवाद का पता चल जाता है कारण। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके नियम क्या है, फंडामेंटल रूट्स ऑफ प्लीडिंग क्या है। तो वैसे तो प्लीडिंग आपको अब तक समझ में आएगा कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ना, महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनका संक्षिप्त उल्लेख होता है प्लीडिंग में। और ये आदेश 6 के नियम 2 में जब आप जाइएगा तो अभिवचन करने वाला पक्षकार जिन मूलभूत तथ्यों को यथास्थिति अपने दावे और अपने बचाव का सहारा लेता है, उसको वो अपने उन तथ्यों को लिखाता है लिखित रूप से, और उसमें तारीख होती हैं, वो सारे अमाउंट्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, अंक के रूप में वो अभिव्यक्त करता है, तो वो उसका प्लीडिंग का पूरा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अभिवचन के तथ्यों का अभिवचन करना चाहिए, विधि का नहीं। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स लिखवाइए, ना कि उसके अकॉर्डिंग उसमें कानून क्या क्या है ये सारी चीज़ें बतानी है। दूसरा, अभिवचन में सिर्फ सारवान तथ्यों का अभिकथन हो, मतलब जो फैक्ट उस केस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वही बताइए, एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें नहीं लिखवाना है। तीसरा, अभिवचन में तथ्यों का अभिवचन करना चाहिए, साक्ष्यों का नहीं। आपको सिर्फ तथ्य लिखाने हैं, साक्ष्य नहीं लिखाने। और अभिवचन में कथन संक्षिप्त में होना चाहिए, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करना है, शॉर्ट में लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है। लेकिन अभिवचन में तथ्यों का अभिवचन करना चाहिए, विधि का नहीं। सबसे पहले मैं इसको, किसी ने प्लीडिंग करवाई और उसने लिख दिया कि मैं उत्तरदायी नहीं हूं, तो केवल इतना कहना उसका पर्याप्त नहीं होगा, उसको जरूरी है कि उन तथ्यों का उल्लेख करे जिससे पता चल जाए कि वो इस चीज़ के लिए उत्तरदायी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उसको कोर्ट में कानून नहीं बताना है कि इसके लिए कानून क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं कर सकता। वो दोषपूर्ण और अवैध कार्य हो जाएगा अगर वो अपने अभिवचन में, अपने प्लीडिंग में विधि का जो है अभिवचन करना शुरू कर देता है। तो दूसरा, जो तथ्य वो दे रहा है वो सत्यापित होने चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए उसके, और उसको ये मानना चाहिए कि उसने जो तथ्य दिए हैं वो सही है, तभी सत्यापित माना जाएगा। इसके बाद है, वाजिब होने चाहिए, सारवान तथ्य होने चाहिए, और सुनवाई के दौरान उन तथ्यों के समर्थन में साक्ष्य भी लाना होगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ तथ्य दे दिया और साक्ष्य प्रस्तुत ही नहीं किया। तो ये तभी होगा जब आप वाजिब तथ्य लिखिएगा, तभी आप उसके सबूत और साक्ष्य भी पेश कर पाइएगा। फिर है, तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक ही तथ्य को बार बार, जैसे कि आप आंसर राइटिंग भी करते हैं ना, अगर आप एक ही लाइन बार बार लिखिएगा तो जो आंसर पढ़ रहा है वो भी बोर हो जाएगा और उसका समय भी बर्बाद होगा। सेम उसी तरह से जब प्लीडिंग कराया जाता है तो उसमें भी तथ्यों को बार बार पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। जो भी घटना या दुर्घटना के बारे में आपने एक बार लिख दिया, उसको बार बार रिपीट नहीं करना, पुनरावृत्ति नहीं करनी। आप इसमें कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसके बाद है, अभिवचन पे हस्ताक्षर होना बहुत ज़रूरी है, और वाद का कारण साफ साफ लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ तारीख, अमाउंट, संख्या, ये सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो उस वाद से रिलेटेड जो भी ऐसे अनुपयोगी तथ्य, असंगत तथ्य हैं, उसका वर्णन वहाँ ना किया जाए, प्लीडिंग का जो वो है ना वो बढ़ाया ना जाए। और इसके बाद सर्वनाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वह, यह, ये सब नहीं लिखना चाहिए। वहाँ लिखना चाहिए आवेदक, और ये सारे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, ना कि सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। स्ट्रिक्टली बना है। इसके बाद इफ़ एंड बट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो वो ऐसा होता, तो कहाँ यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इफ़ एंड बट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मतलब यदि और परंतु जैसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा, छोटे और स्पष्ट वाक्य लिखे रहने चाहिए, तथ्यों या बातों को दोहराना नहीं चाहिए। और इसके बाद आपको है कि आवेदन करने के लिए इफ एंड बट के बाद आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि पैरा चेंज कर करके ही प्लीडिंग लिखवाएं। और आगे आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ भूल गए हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर कोई शंका और संदेह नहीं है तो नहीं, लेकिन अगर कोई भी शंका संदेह डाउट होता है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं, ताकि केस का जो ट्रैक है ना वो यही प्लीडिंग ही देता है। तो उस ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट ना हो, बस वही चीज़ें आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अब जब हम संशोधन पे आए हैं तो चलिए संशोधन से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। तो संशोधन जो है वो आदेश 6 के नियम 17 में है कि प्रावधान दिया गया अभिवचन में संशोधन का सिद्धांत। तो संशोधन कब कब होता है, एक तो जब अदालत आज्ञा देगी तब संशोधन होगा। अदालत जब देखती है कोई ऐसी दशा आ गई जिसमें धोखा है या ज़रूरत है संशोधन की, नए फैक्ट को जानने की ज़रूरत है, या अधूरा रह गया, तो अदालत आज्ञा देगी, तो जाके प्लीडिंग में संशोधन हो जाएगा। दूसरा, संशोधन से विषय वस्तु ना बदली हो, मतलब संशोधन ऐसा होना चाहिए जो मेन जो केस का वाद का वो था ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ नई चीज़ें ऐड हो लेकिन उससे उसका बेस नहीं हिलना चाहिए। तीसरा है, विपक्षी अगर प्रार्थना करे तो भी संशोधन हो सकता है। अगर विपक्षी को लगता है कि कोई भी विवरण छूट गया है या विवरण की मांग की जा रही है और ये आपत्तिजनक स्थिति होगी, अगर विवरण नहीं देगा तो वो संशोधन की मांग कर सकता है, उसकी प्रार्थना पर संशोधन हो सकता है। चौथा है, अतिरिक्त विवरण की मांग। कई बार कोर्ट जो है वो अतिरिक्त विवरण की मांग करती है, या विपक्षी पार्टी अतिरिक्त विवरण की मांग करती है, प्रार्थना पत्र देती है, दरखास्त करती है, तो फिर क्या हो जाता है, संशोधन हो सकता है।
इसके बाद है अभिवचन का खंडन, यानी जो प्लीडिंग कराई गई है उसमें कोई ऐसा फैक्ट है जिसका खंडन किया जा रहा है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद उसमें अगर कोई त्रुटि हो गई हो, प्लीडिंग में कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई मिस्टेक निकल आती है तो भी उसका संशोधन हो सकता है। एक होता है अनिवार्य संशोधन, मतलब कि कंपलसरी संशोधन है कि संशोधन किया जा सकता है, और एक होता है अगर कोई कपट हुआ तो संशोधन हो सकता है। तो इस तरह से 6 तरीके से नियम 17 के तहत प्लीडिंग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उस संशोधन की एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि बिना सीमा के किसी भी पावर का मिसयूज बहुत जल्दी होता है। इसलिए संशोधन के विषय में नियम है कि संशोधन ऐसे नहीं होने चाहिए कि वादी के वाद हेतु में कोई तात्कालिक परिवर्तन कर दे और एक नया ही दूसरा ही वाद उत्पन्न हो जाए। इसीलिए संशोधन की सीमा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे केस है एन पॉल बनाम स्टील प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड, जिसने सरलता से स्वीकार किया है कि लिखित बयान में संशोधन होना चाहिए, जवाब के साथ होना चाहिए, आज्ञा मिलने की शर्त पे सहमत होना चाहिए, और संशोधन होने से वादी और प्रतिवादी के केस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लीडिंग क्या है, प्लीडिंग के सिद्धांत क्या है, प्लीडिंग का उद्देश्य क्या है, प्लीडिंग का तरीका क्या है, और प्लीडिंग का संशोधन का सिद्धांत क्या है। लेकिन तब भी आपको कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कोशिश करिए कि लॉ को अपनी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करिए, डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल्स दे करके लिखिए, समझिए भी नहीं, समझिए तो है ही, साथ ही लिखिए भी डे टू डे लाइफ का। तो जो आपके टीचर होते हैं ना, उनको भी ये बेहतर लगता है कि आपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके लीगल लैंग्वेज को समझा है। हाँ, लेकिन धाराओं और वाद का साथ मत छोड़िएगा अपने आंसर राइटिंग में। धाराओं और वाद के बिना आपका आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको आपको स्ट्रक्चर के रूप में नोट डाउन कर लेना है, जो मैंने आपको अभी बताया, और बस उसी से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आप डे टू डे लाइफ में ए और बी करके कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो चैनल के सब्सक्राइब पे फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और बाकी की क्लासेस चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 की LLB की सारी क्लासेस टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, सेमेस्टर वाइज अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ ये ऑडियो क्लास है, आपको सिर्फ इसको ध्यान से सुनना है।